हेलो लीगल प्रोडिजी। सो हम आ गए हैं एक ऐसा सेक्शन लेके जो कि काफ़ी रिक्वायर्ड किया था काफ़ी स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि न्यू अपीयर हो रहे हैं AIB 19 में। राइट, तो कई बार हम लोग जब नए नए पास आउट होते हैं हमें AIB 19 निकालने का एक वो रहता है कि कैसा AIB का पैटर्न रहता है। काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन्स रहते हैं, काफ़ी एक तरीके से एनजाइटी रहती है कि क्या पैटर्न फॉलो करें, स्ट्रैटेजी कि एग्ज़ाम 100% मतलब क्लियर हो ही जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज फॉर्म वगैरह भी डलते हैं और उसके बाद क्यों मतलब टाइम निकालना पूरा मंथ्स एक ही बार में। क्या शॉर्ट स्ट्रैटेजी यूज़ करें AIB 19 के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि न्यू बिगनर्स में रहता ही है कि क्या AIB के लिए एग्ज़ाम के लिए हमें कोई कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बैरिक्स को कैसे हम रेफ़र कर सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक एंड कमेंट योर सजेशंस एंड अप्रिसिएशंस एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द पहला तो क्या कोचिंग रिक्वायर्ड है, इसका मैंने पिछले सेशन में भी एक आंसर दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट, कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो कोई भी आपको ये बोल रहा है कि कोचिंग कर लेते हैं AIB के लिए या फिर कोचिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब अगर एक स्ट्रेट आंसर दिया जाए, एक सीधा ऑनेस्ट आंसर दिया जाए, तो उसके लिए कोई नीड है ही नहीं AIB के लिए कोई कोचिंग करने के लिए। भले ही आपने कॉलेज में कुछ ऐसी पढ़ाई करी हो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉर्मली कॉलेज में तो ऐसे ही पढ़ पढ़ के लर्न करके या लंबे आंसर्स लिख के याद हो जाते हैं। हाँ, फैक्ट है ये, ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रॉपरली ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हमारे अपने कॉलेज डेज में। उन दोनों के लिए ही कह रही हूँ कि कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, उन्हें पता है बैरिक कैसे यूज़ करते हैं, किस सेक्शन में कहाँ पे क्या प्रोविज़न है। और जिन्होंने नहीं भी बैरिक पहले रीड करे हैं ढंग से या नहीं प्रिपेयर करा LLB डेज में, स्टिल आई वुड से कि अगर आप आगे जो अपकमिंग स्ट्रैटेजी है इस वीडियो में उसको फॉलो अप अच्छे से करते हो देन ऑफकोर्स कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड आपका सिलेक्शन हो गई। भले ये डराने की बात है कि हाँ लास्ट टाइम भी 50% स्टूडेंट्स नहीं क्लियर करे थे एग्ज़ाम, पता नहीं क्यों नहीं करे थे। मैं ये कहूँगी कि ठीक है, ऐसा क्यों हुआ या फिर किस अप्रोच से स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे। अगर बहुत ही लाइटली आप किसी एग्ज़ाम को लेते हो तो वो गलत है, लेकिन अगर आप डर में आके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऐसा कर देते हो अमाउंट का जो कि नेसेसरी नहीं है, तो वो भी सही नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए मैं एक स्ट्रैटेजी बोलूँगी, आप कुछ वीक्स उसको ट्राई करके देखिए। स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी अवेयर नहीं है बैरिक के प्रोसीजर से या कंसेप्ट से, अगर वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, आप अपने आप ही विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज या जो भी है, आप देखोगे कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि क्या मुझे सच में ज्वाइन करने की नीड है। आप खुद ही समझ जाओगे कि नहीं, नीड नहीं है इतनी कोचिंग। सो लेट्स सी व्हाट्स द स्ट्रैटेजी एक्चुअली इज ऑल अबाउट। सो स्ट्रैटेजी क्या है शॉर्ट सक्सेस के लिए, और रिसोर्सेज क्या रेफर करने चाहिए। तो पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको पिछले स्क्रीन पे बोलना ये भूल गई कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्या डिमांड चाहिए जा रही है, क्या चाह रहे हैं हम उस एग्ज़ाम में। वहाँ पे ये चाह रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आई गेस 45% उसका पासिंग क्राइटेरिया है। अगर आप अदर कैटेगरीज में आते हो देन 40% उसका प्राइसिंग क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया। और ये ओवरऑल पासिंग क्राइटेरिया है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ या कोई भी ऐसा 45 या अदर देन 40 के अलावा कोई अदर से कोई कट ऑफ ऐसा कुछ नहीं आता। 45% मार्क्स हैं जनरल में, आप पास होते हो AIB। अदर कैटेगरी में हो 40% मार्क्स से आप पास होते हो AIB। अगर इसमें कुछ चेंज हुआ होगा तो विल सी। बाकी मुझे याद है कि यही अभी लेटेस्ट में यही एप्लीकेबिलिटी है पासिंग क्राइटेरिया की। दूसरी बात कि कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकलती तो कोई बहुत बेटर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे मक्कारी करते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं उनको ऐसा भी बहुत रिलैक्स होकर चिल होकर नहीं लेना है कि यार सिर्फ 45 तो लाना है फिर 40 तो लाना है, ले आएंगे कैसे भी ले आएंगे। नहीं, आप दोनों ही, चाहे आप बहुत मेहनत करने वाले बहुत सिंसियर कैंडिडेट हो तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम एंक्शस होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बहुत ही चिलपिल टाइप की पर्सन हो कि ठीक है ना चलता है, तो वो भी इतना लाइटली भी किसी एग्जाम को लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम AIB तक क्लियर नहीं कर पाए थे, जबकि वहाँ पर आपको भी पता है कि बैरिक्स प्रोवाइडेड होता है, आप कोई भी बैरिक ले जा सकते हो। तो फिर क्यों नहीं क्लियर करा बच्चों ने, सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए ना बहुत सीरियस, मतलब ना बहुत एंक्शस होना है और ना ही बहुत लाइटली लेना है, सिंसियर एंड सीरियस एस्पिरेंट होना है।
क्या है, स्ट्रैटेजी पे आते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है, आपको बेरेक्ट वहाँ मिलेंगी तो आपको फॉलोअप क्या करना है, बेरेक्ट्स एंड रिसोर्सेज क्या होंगे, बेरेक्ट प्लस गुड एमसीक्यू बुक इज मस्ट। देखो एकदम से जाके वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, इट्स अ वेरी बैड आइडिया। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एमसीक्यूज़ का, क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो फिर वहाँ पर आप पैनिक करोगे क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चंस अब लेंदी भी आने लग गए हैं एआईबी में। एकदम ऐसे टुट्टू टुट्टू से क्वेश्चन नहीं आते कि छुटपुट क्वेश्चंस आ गए। कुछ क्वेश्चंस छुटपुट रहेंगे, ईजी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस लंबे रहेंगे बट ईजी रहेंगे, और कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल रहेंगे। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो छुटपुट क्वेश्चंस है ईजी एकदम, उनको भी हम अटेम्प्ट कर पाए, जो थोड़े लेंदी हैं बट ईजी है उन्हें भी हम अटेम्प्ट कर पाए, और कंसेप्चुअली अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आपने कभी भी बेरेक्ट पढ़ा है तो आप सॉल्व कर पाते हो। नहीं भी पढ़ा है तो भी आप पास हो सकते हो बेरेक्ट रेफर करके, स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। सो बेरेक्ट एंड गुड एमसीक्यू बुक। बेरेक्ट को जैसे पढ़ा जाता है, एक तरीका होता है कि आप बेरेक्ट पढ़ लो, पूरा पूरा पढ़ रहे हैं, एक सेक्शन 1 पढ़ा, उसके प्रोविजन पढ़ा, सेक्शन 2 सेक्शन 3 ऐसे पढ़ा। ये स्ट्रैटेजी किनके लिए काम करेगी, अगर मैं बोलूँ कि जो मैंने मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बताऊँगी वो ये नहीं है जो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन पढ़ लो। ये जो चीज़ें हैं ये शायद उनके लिए काम कर जाए इतने कम लिमिटेड टाइम में जिन्होंने पहले से बेरेक्ट पढ़ रखा है, जो गो थ्रू कर रहे हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो अभी पास आउट हुए हैं या उन्होंने बेरेक्ट ढंग से कभी पढ़ा भी नहीं है, उन्हें ना बेरेक्ट ढंग से पढ़ना आता है, ना उन्हें प्रोवाइडेड प्रोविज़ो इन सब का मीनिंग पता है, ना एक्सप्लेनेशन का या कुछ का, तो वो वहाँ इशू आती है। वहाँ आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप बेरेक्ट पढ़ो और आप ऊब भी जाते हो, तो आपको वहाँ बेरेक्ट मिलेंगे। तो इसलिए आपको पहले से लेकिन प्रिपरेशन करके क्या जानी है, आपको इंडेक्स लर्न करके जाना है। अब इंडेक्स तो कोई भी बच्चा लर्न कर सकता है, चाहे वो न्यू बिगनर है, चाहे वो पहले से कंसेप्ट्स को जानता है, दोनों ही बच्चे। बिगनर के लिए आप पूरा बेरेक्ट नहीं पढ़ सकते, टाइम कम है, तो आप इंडेक्स को एज इट इज़ लर्न करके जाइए। हाँ, जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ क्या है, की एरियाज़ क्या है। जो शायद बिगनर है उसे ये चीज़ ना पता हो, डजेंट मैटर, आप इंडेक्स को पूरा रिवाइज करिए, लर्न करिए, कि आपको आसानी से होगा। आप 50 डेज़ का डेली का टारगेट लीजिए, 50 सेक्शंस का मतलब कि आपने 50 सेक्शंस आज लर्न करने हैं आईपीसी या फिर जो भी अब आ रहा है हमारा बीएनएस के, तो उसके सेक्शंस लर्न करें। नंबर एंड सेक्शन का हेडिंग या उसका रेफरेंस, बस अंदर से पढ़ने का नहीं बोल रही हूँ मैं भी, बस नंबर एंड उसके जो हेडिंग है या उसका जो कीवर्ड है वो आपको लर्न करके याद रखना है। आप उसको सुबह पढ़िए, शाम को रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट दिन आगे के सेक्शंस पढ़िए और प्रीवियस रिवाइज कीजिए। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी सेक्शंस, फिर उस अकॉर्डिंग आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेली टारगेट्स बढ़ा सकते हैं। बट इंडेक्स आपको ओरली याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जब आपको कीवर्ड्स पता है, जब आपको सेक्शंस का लाइन पता है, तो भले आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, प्रोविजन नहीं पता होगा, बट आपको पता होगा कि यहाँ किस सेक्शन की बात हो रही है या कौन से सेक्शन के आसपास की बात हो रही है, तो आप सीधा बेरेक्ट को वहाँ रेफर कर सकते हो। वहाँ बेरेक्ट दिए जाते हैं, बट आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बेरेक्ट को बार बार टर्न करके ढूंढ रहे हैं, हम इंडेक्स को अब देख रहे हैं कि किस में आएगा, कौन सा प्रोविजन है। नहीं, इतना तो टाइम ही नहीं है, इसलिए तो बच्चे नहीं करते, सोचते हैं बेरेक्ट है वहाँ पे सब तो आ जाना है, क्या करना। नहीं, वहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको बेरेक्ट यूज़ करना आना चाहिए। और यूज़ कैसे होता है कि जब कोई क्वेश्चन आया है, आप उसको देख के एक अंदाज़ा लगा पा रहे हो, एक टाइम फ्रेम में जा पा रहे हो कि हाँ ये वाले प्रोविजंस बेरेक्ट के इस पोर्शन के आसपास हैं। अगर 55 सेक्शन में नहीं है तो 55 to 60 के बीच में, कोई से सेक्शन के बीच में, एग्जैक्ट सेक्शन अगर आपको ना भी पता हो और आपने बस स्किम थ्रू कर लिया और आपको याद आ गया कि हाँ इस सेक्शन के बीच में। बट ये चीज़ करने के लिए भी आपको पहले इंडेक्स लर्न होना चाहिए। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपका दिमाग में क्लिक करे वो प्रोविज़न पढ़ के। कई बार अब आप बोलोगे कि मैम सेक्शन के अंदर की चीज़ें पूछ लेते हैं कि कंपनसेशन का अमाउंट क्या है, बिल्कुल पूछ लेते हैं, बट वो चीज़ आप वहाँ देख सकोगे। क्यों? क्योंकि इतना टाइम तो रहेगा, लेकिन आपको बस क्वेश्चन पढ़ते से ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट सेक्शन है। अगर एग्जैक्ट सेक्शन नहीं भी क्लिक हो रहा है तो ये क्लिक होना चाहिए कि किन सेक्शन रेंज के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद तो जब आपको ये पता होगा कि किस सेक्शन रेंज के बीच में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, देन यू कैन ईजिली गो टू दैट सेक्शन, और उस सेक्शन के आसपास की लिस्ट में आप उसको आसानी से फाइंड कर पाओगे आंसर को। देन इसलिए वापस से रिपीट करिए, इंडेक्स याद होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, भले ही आपको पूरा लॉ या इनडेप्थ कंसेप्ट ना भी पता हो। ये उनके लिए कि जिनको थोड़ा बहुत उन्होंने बेरेक्ट पढ़ रखा है,
लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट्स नहीं पता। तो हमें एआईबी के लिए बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए कि बैरक क्या कहता है। अगर आपने बैरक पढ़ रखा है पहले, या आप फास्ट रीडर हो जो आप पढ़ सकते हो, तो आप बस जो सेक्शंस आप पढ़ते जाओ और समझते जाइए उसमें जो आपको समझ में आ रहा है। और अगर कोई प्रोविज़न ऐसा है जो बहुत टिपिकल साउंड कर रहा है तो देन लीव इट। इतना इंपॉर्टेंट एआईबी के लिए नहीं है कि आप हर डेप्थ क्वेश्चन के डेप्थ में जाओ, उसके केस लॉज में जाओ। 2 केस लॉज वगैरह पूछे जाएंगे, उसमें भी मैंने बताया कि कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं केस लॉज, तो बस उनके केस लॉज देखने। जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इनके केस लॉज पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कई बार अरेंजमेंट आ जाता है कि क्या क्रोनोलॉजी है, बट वो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे और आपको फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको पासिंग मार्क्स स्कोर करने हैं। आप बहुत लाइटली नहीं लेंगे एग्ज़ाम को, लेकिन इतना डेप्थ में भी नहीं जाएंगे एग्ज़ाम के लिए कि आपके सब्जेक्ट्स ही कवर ना हो पाए, आपके इंडेक्स ही कवर ना हो पाए एक्ट्स के, राइट। और हो सकता है न्यू जो एक्ट्स आए उनके इंडेक्स कवर करना तो काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो अगर ओल्ड एक्ट्स पढ़ रखे हैं आप लोगों ने तो फिर कंपैरेटिवली उनको स्टडी कीजिए। और अगर ओल्ड एक्ट्स नहीं पढ़ रखे हैं देन फिर आप न्यू एक्ट, आपके लिए फ्रेशर ही एकदम कोरा कागज़ जैसा, तो आप उनको पूरा लर्न कीजिए, नई न्यू सेक्शंस को। जितना जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना बेनिफिट मिलता जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर आप स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं, भले मेजर एक्ट्स है, स्टार्टिंग में उनके कुछ सेक्शंस का टारगेट रखते हैं, देन ऑटोमेटिकली जब आप उनको रिगरसली करेंगे एंड शिद्दत से एक तरीके से सिंसियर होकर आप बैठ के उसको लर्न करोगे, रिवाइज करोगे, धीरे धीरे आपकी डेली कैपेसिटी लर्न करने की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वो टेंशन नहीं आएगा। बट हाँ, स्टार्टिंग से आपको सिंसियरली आपको मेजर एक्ट के कुछ सेक्शंस का टारगेट एंड माइनर एक्ट का टारगेट रखना है, ठीक है। तो और माइनर एक्ट हो सके तो आप चाहें तो इंटरनली सारे सेक्शंस पढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप उसके भी इंडेक्स याद कर ले। इंडेक्स तो कोई भी एक्ट का नहीं छोड़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है और अगर आपने अभी तक बैरक नहीं भी पढ़ा है, तो इंडेक्स ही आपका मतलब एक तरीके से गो थ्रू वे है कि आप उसको अच्छे से लर्न करें, रिवाइज करें और दिमाग को फ्रीक्वेंटली उससे रिचार्ज रखें। इंडेक्स प्लस एमसीक्यू। एमसीक्यू क्यों लगाना है कि अगर डायरेक्टली कई बार ऐसे होते हैं एमसीक्यू की बुक्स होती है जुडिशरी के लिए, आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगी अलग से कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, कंपैरेटिव भी बना सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो कोई भी एक अच्छी बुक लेनी है, पूछोगे अगर, तो मैं यही बोल देती हूँ कि या तो सिंघल की या पूजल हाउस की जो बुक्स आती हैं एमसीक्यू, वो आप ले सकते हो। एआईबी के लिए अलग से आती हूँ तो वो भी ले सकते हैं, बट उसका नीड इतना होता नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर पैटर्न देखने के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप न्यू बिगनर है जैसे स्पेशली एआईबी के लिए, तो हमेशा बुक ऐसी चूज़ कीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो सब्जेक्ट वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, है ना। सिंगल में ये चीज़ आती है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज होता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने ये सेक्शन नंबर्स याद करे या इंडेक्स याद करा। या अगर आप पहले पढ़ चुके हैं बैरक, आपके पास है इतना टाइम, तो आपने बैरक का वो चैप्टर पढ़ा, सेक्शन पढ़े और फिर आपने उसके ऑब्जेक्टिव लगा लिए, तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्टडी कितना इम्प्रूव हो रहा है और क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना हम कंप्लीट कर पा रहे हैं, राइट। तो ऐसी ही बुक लेनी है। देन आपने, जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन कैसे कि एमसीक्यू जब आप सॉल्व करो तो केस लॉज आएंगे, तो उनको आप एक कॉपी पे, एक पेपर पे आप लिखते जाइए कि डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको पता हो कि हाँ ये केस लॉ इससे रील करता है। इन डेप्थ स्टडी आपने पहले कर रखी है या आप कर चुके हो तो ही करना, आपके नोट्स बने हैं, नहीं बने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इन डेप्थ स्टडी करने के लिए। केस लॉज बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, कुछ कुछ पूछे जाते हैं। आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो भी आपको काफ़ी सारे केस लॉज उसमें से मालूम पड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड आईपीसी बीएनएस की इलस्ट्रेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चंस देने हैं तो वो इलस्ट्रेशंस देते हैं, वो केस लॉज देते हैं। केस लॉज जैसे मैंने कहा कि पहले एमसीक्यू से कवर कीजिए, अगर बहुत सारे सब्जेक्ट आपके हो गए हैं, एक्स्ट्रा टाइम है, तो फिर आप डेप्थ में पढ़िए, नहीं तो फिलहाल जो पहले प्रायोरिटीज़ है उनको आप कंप्लीट कीजिए। उसी तरीके से जो इलस्ट्रेशंस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और बीएनएस के, यानी आईपीसी जो था उसके आपको पढ़ने हैं। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के बनता है कि ये इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक
ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपने इलस्ट्रेशन पढ़ा, पहले उसका सेक्शन पढ़ लो, उसी की इलस्ट्रेशंस पढ़ लो, तो आपको सेक्शन से इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएंगे, ठीक है, कि हो क्या रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के इलस्ट्रेशन आर वेरी इजी, जब आप कोई सेक्शन पढ़ते हो उसके इलस्ट्रेशन तुरंत देखते हो आपको ईजी लगेंगे। हाँ, बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट पढ़ना तो है कुछ कुछ ही। हम वैसे ही बहुत पढ़ रहे हैं, पूरा बेरक नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो हम इलस्ट्रेशंस तो पढ़ ही सकते हैं साथ में, ठीक है। वैसे ही आपको न्यू लॉज का एक बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए। ये मेरा मतलब एक सोच है कि न्यू लॉज आए हैं तो हो सकता है कि वो उनके पीछे का बैकग्राउंड या उनकी कोई बेसिक डिटेल्स चीज़ें जो रही हों, जैसे ये फॉर्म में आया है, इन्फोर्स में आया है, ये सब पे शायद वो क्वेश्चन पूछ ले। प्रोविजन बेस तो पूछ ही सकते हैं, बट इसके बैकड्रॉप पे भी पूछ सकते हैं, तो उस पर एक थोड़ा सा मटेरियल आप नेट से पढ़ लीजिए या फिर कुछ प्रिपेयर करके रखिए। एंड देन जैसा कि कहा कि कंपैरेटिव प्रोविजंस होने चाहिए न्यू क्रिमिनल लॉज के, कि आप कंपैरेटिव एनालाइज करके चल रहे हो। पहले पढ़ रखा है आईपीसी, तो कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए इजी होगा, आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, आपने नहीं पढ़ रखा है आईपीसी वगैरह, तो फिर आप थोड़ा ये देख सकते हैं कि जो भी बेरक का इंडेक्स है उसमें ही अगर कंपैरिजन दे रखा हो तो एक नज़र आप उस पर रख लीजिए कि हाँ, जैसे ये वाले सेक्शन पहले इसमें था, अभी इसमें है। हो सकता है कंपैरेटिव एनालिसिस करके वो पूछ लें, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में दोनों चीज़ें मेंशन करी है ना, जैसे दोनों एक्ट्स मेंशन करें। देन न्यूली एडेड प्रोविजन एंड न्यू क्रिमिनल लॉज, ये तो मस्ट है। देखो, नए क्रिमिनल लॉ बड़े लग सकते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स को इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सोचोगे कि अरे कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखो कि हर बैरक के आगे, जो अच्छे बैरक्स हैं उनके आगे ये लगा रहता है कि न्यू प्रोविजंस कौन से जुड़े, राइट। तो वो न्यू प्रोविजन तो आपको मतलब कर ही लेना है, उनको छोड़ना ही नहीं है जो नए ऐड हुए, ठीक है, क्योंकि ये इन पे उनके सेक्शंस, उनके अंदर का प्रोविज़न, उनमें क्या टाइम पीरियड है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के मोस्ट ऑफ द चांसेस है। क्योंकि फर्स्ट एग्जाम हो रही है, न्यू लॉ से बहुत ज़्यादा इनडेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे न्यू लॉ से, ऐसा अपन मान के चलते हैं, क्योंकि पहली बार पेपर AIB का न्यू लॉस पे होगा। तो वो भी समझते हैं कि बच्चे फ्रेशर्स ज़्यादा रहते हैं इसमें, तो ना हम उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाएं। लेकिन न्यू प्रोविजंस जो ऐड करें हैं वो एक तरीके से न्यू लॉज का हाईलाइटिंग पॉइंट है या की पॉइंट है, तो उसको आपको न्यू प्रोविजंस पे ज़्यादा ध्यान देखना। मोस्ट ऑफ द शायद क्वेश्चंस उसी में से आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन आपको वही MCQs को नोट डाउन करना है और बैरक से डायरेक्टली नहीं करना है। तो आप क्या करो, जैसे आप मैंने कहा कि इंडेक्स आपने पढ़ लिया, तो आपने इंडेक्स पढ़ लिया, अब आपको बैरक पूरा नहीं भी पढ़ना है, कोई बात नहीं, आप MCQ लगाने लग जाओ। अब बोलोगे मैम प्रोविजंस MCQ में तो बैरक के अंदर ये प्रोविजंस भी आएंगे, तो फिर तो कुछ नहीं, आप उन क्वेश्चंस को एज एन एक दिमाग में रखो। आप क्वेश्चन भी जब पढ़ रहे हो तो उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में, आपको वन लाइनर्स की फॉर्म में ऑटोमेटिकली वो दिमाग में रहने लग जाएंगे कि हाँ, ये चीज़ इसकी बात कर रहा है। या फिर आप हो सकता है इसके साथ आप ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देख के आप सोचो कि ये कौन से सेक्शन के आसपास से आया है, मैंने अभी इंडेक्स याद करा, तो फिर आप उस इंडेक्स के गो थ्रू करो और देखो कि आप सही पकड़ रहे थे या नहीं पकड़ रहे थे, सही जगह आपका माइंड जा रहा था कि नहीं जा रहा था सेक्शन में। तो इस तरीके से आप करिए। देन इंडेक्स हमने एक बार पढ़ लिया, बट आपको रिवाइज भी करना है। होता क्या है कि हमने एक सब्जेक्ट का इंडेक्स पढ़ा, एक मेजर एक माइनर का तो भी हम रिवाइज कर पाते हैं कई बार, या फिर ये सोच लेते हैं कि नहीं बहुत ईजी है, माइनर का बाद में करेंगे, और मेजर का तो हम एक ही बार कर लें तो वही बहुत है। इस तरीके की भी अप्रोचेस होती हैं कई स्टूडेंट्स की, बट वो नहीं रखनी है, सिंसियर होना है। मेजर माइनर दोनों को आपको टाइमली रिवाइज करते रहना, क्योंकि इंडेक्स रिवाइज करना ऐसा है कि भले आपने कितना भी लॉ पढ़ रखा हो, बट इंडेक्स रिवाइज करने में बड़ी दिक्कत आती है। कई लोग कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से लॉ पढ़े रहते हैं, बट स्टिल उनको इंडेक्स याद नहीं हो पाते हैं, टाइम लगता है। और कई लोग तो ऐसा जिन्होंने नहीं ही पढ़ा है अगर बेरक भी, तो इंडेक्स तो रिवाइज करते ही रहना है। लर्न एंड रिवाइज इज दी की इंडेक्स के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स, की पॉइंट्स सभी मैंने ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और मेरा यही मानना है कि अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा स्कोर रहेगा AIB में, और क्लियरिटी एंड क्लियर होने के काफ़ी चांसेस रहेंगे। बट हाँ, मैं वही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सिंसियर रहिएगा एग्ज़ाम के प्रति, बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा एंक्शियस भी नहीं होना है। एकदम पीस ऑफ माइंड से अच्छे से जो आपके टास्क हैं डेली उसको बांटिए और उसको अच्छे से करिए। मुझे नहीं लगता फिर कोई कोचिंग या वगैरह आपको ऐसा नीड रहेगा, क्योंकि कोचिंग भी फास्ट रीडिंग कराते हैं या जो भी कराते हो। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी फुलफिल होती है, मैंने खुद ने अप्लाई करी है और ये चीज़ बैठती है कि आप अगर इंडेक्स रिवाइज करते हैं या फिर
वापस से रिपीट करने की कोई चीज़ें नहीं है, सब बता चुकी हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से फॉलो कीजिएगा और अपने सजेशंस जब आप इसको कुछ वीक के लिए या 10 डेज़ के लिए फॉलो जब करते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या आपकी फीलिंग है, क्या आप में कॉन्फिडेंस आया, उसको भी यहाँ पे आके शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वो स्ट्रैटेजी 10 और 7 डेज़ के बाद, फिर 10 डेज़ के बाद और कंटिन्यू करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं आती है। कोर्स जल्दी हो जाए तो फिर आप ऑफ कोर्स ही बात है अंदर से भी सेक्शंस पढ़ सकते हैं, या एमसीक्यू कर रहे हैं तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आया उसको फिर आप पर्टिकुलर सेक्शंस को रीड कर सकते हैं एमसीक्यू के साथ साथ ही। तो एक चीज़ आप आपके सामने से कोई नज़रों के सामने से कोई प्रोविजन गया रहता है ना, तो वहाँ पर डायरेक्ट होने के साथ साथ आपको वो चीज़ें याद आ जाती हैं। भले आपने एकदम क्रैम नहीं करा हो, लर्न नहीं कर रखा हो एकदम बाय हार्ट, बट अगर आपने प्रोविजन से पढ़ भी लिया तो आपको थोड़ा क्लिक हो जाता है। हाँ, इंडेक्स हमें लर्न होना चाहिए फिर से, एंड रिवाइज भी होना चाहिए। Do let me know your suggestions, your queries and positive appreciations of course, ताकि उससे थोड़ा एक तरीके से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ कुछ चीज़ें हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो फ्रूटफुल लगी लोगों को। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो भी AIB अपीयर कर रहे हैं, एंड थैंक यू।